नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा के दौरे पर हैं। अनुसूचित वर्ग के एक सम्मेलन को वो संबोधित कर रहे थे और साथ ही उन्होंने दलित वर्ग को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को साधने की पुरजोर कोशिश की। अपनी सरकार की तरफ से किए गए कामों को बताया और ये बताने से भी नहीं चूके कि केंद्र की सरकार में जो 12 मंत्री हैं वो इसी वर्ग से आते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी को लेकर के खींचतान पहले से भी होती रही। एक जमाने में मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी का एक एकाधिकार था और 80 के दशक में पहली बार ऐसा हुआ जब काशीराम ने एक मिशन के तहत इस वर्ग को न केवल संगठित किया बल्कि उनको उनकी जो राजनीतिक शक्ति है उसको उसका एहसास कराने का भी काम किया और ये शक्ति इतनी बड़ी बनकर के उभरी कि तमाम दूसरे वर्गों को मिला करके उत्तर प्रदेश में मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में मायावती की एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार भी रह चुकी और उसमें भी सवर्णों के साथ दलित वर्ग के लोगों की बड़ी अहम भूमिका थी और एक जमाने में मायावती और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर पार्टी बनकर के उभरी थी। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरीके का पैटर्न हम देख रहे हैं उसमें गैर जाटव अनुसूचित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है और इसी के सहारे ही उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी का जो विजय रथ है उसको रोकने में तमाम सियासी दल नाकाम साबित हुए हैं। तो आज आगरा से जिस तरीके की हुंकार भारतीय जनता पार्टी ने भरी है मिशन 80 को लेकर के, एक तरीके से कह सकते हैं कि तैयारियों का आगाज हुआ है और आगरा को इसलिए चुना गया क्योंकि ये कहा जाता है कि अनुसूचित वर्ग की राजनीति की राजधानी है आगरा और यहां से जिस तरीके का संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, निश्चित तौर पर इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसका सियासी फायदा मिल सकता है। लेकिन ये फायदा कैसा होगा और चूंकि जो इंडिया गठबंधन है वो भी पुरजोर कोशिश कर रहा है दलित वर्ग को साधने की और मायावती की भूमिका अभी तक अस्पष्ट है या यूं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है। तो आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरीके का सियासी परिदृश्य इस वोट बैंक को लेकर के बनने जा रहा है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अंशु अवस्थी जी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, उस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। दीपक सोनकर जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन वो भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। कर्मवीर आजाद जी जो दलित चिंतक भी है, बहुजन समाज के समर्थक हैं, यहाँ यूं कहें कि बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करते हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और थोड़ी देर में विजय उपाध्याय जी जो वरिष्ठ पत्रकार है वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेंगे। सबसे पहले दीपक जी आप ही से चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से जेपी नड्डा जी ने मंच से दलित वर्ग को लेकर के, अनुसूचित वर्ग को लेकर के किए गए भारतीय जनता पार्टी के कामों की व्याख्या की और ये बताया कि उनकी सरकार में 12 मंत्री ऐसे हैं जो दलित बिरादरी से आते हैं यानी अनुसूचित वर्ग से आते हैं। एक कोशिश आपकी तरफ से फिर से हो रही है और खासतौर से आपने आगरा को ही इस सम्मेलन के लिए चुना क्योंकि कहा जाता है कि अनुसूचित वर्ग की राजनीति की जो राजधानी है वो आगरा है। तो क्या समझा जाए, कोशिश आपकी तरफ से जारी है लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन भी सामने मैदान में है तो जहां आपकी इतनी आसान नहीं होने वाली। देखिए मानव जी, जिस तरीके से आज आगरा के इस अनुसूचित वर्ग के राष्ट्रीय अधिवेशन, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक संगठन और कार्य पद्धति का संगठन है और लगातार अलग अलग संगठन और अलग अलग मोर्चे अपने राष्ट्रीय अधिवेशन, प्रांतीय अधिवेशन और जिले स्तर पर कार्यक्रम करते रहते हैं। इसी माध्यम से आज पूरे देश का राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में संपन्न हुआ जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी रहे। जब आपने समाज की बात करी, निश्चित तौर पर जो वर्ग आज अछूता था, जिसको नेतृत्व देने के लिए लोग अपने को पीछे खींचते थे, आज उसी वर्ग को नेतृत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ बढ़ती है, मगर अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी सशक्त हो सके। जो पीछे की पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो पीछे की पंक्ति में है, उसको भी नेतृत्व देने की बात अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता, और आज उसको हिस्सा बनाने की बात की है, संगठन का हिस्सा बनाने का बात की है, सरकार का हिस्सा बनाने की बात की है, नेतृत्व देने की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और वही कहीं ना कहीं उस समाज के ऐसे प्रधानों को, महापुरुषों को लगातार अपमानित करने का काम किया गया सरकार में रहते हुए और लगातार उनको नीचा दिखाने का काम किया गया और उसी पर आज भारतीय जनता
में ऐसे आदमी जी का एयरपोर्ट हो, चाहे बाबा साहब जी की मूर्ति हो, ऐसे चाहे संत रविदास जी की मूर्ति हो, इस तरीके के बहुत सारे कार्य। और कहीं ना कहीं जो वर्ग जो शिक्षित होना चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहिए, उस वर्ग को कैसे निःशुल्क शिक्षा माने कोचिंग शिक्षा, जो आज बच्चे पहले सोचते थे कि किस तरीके से हम लोग आईएएस आईपीएस की कोचिंग भी कर सकते हैं, मगर आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में वो समाज निःशुल्क आज आईएएस आईपीएस की कोचिंग की तैयारी कर रहा है। समाज कल्याण के माध्यम से छात्रवृत्ति की वृद्धि हो रही है और लगातार कैसे महापुरुषों का सम्मान। तो ऐसे बहुत सारी रूपरेखाएं हैं। और सबसे बड़ी बात जो है मानस जी, ये परसेप्शन है। उत्तर प्रदेश के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही और अन्य दलों की भी सरकार रही, मगर इस समाज को नेतृत्व देने का काम किसने किया? इस समाज को उत्थान करने का काम किसने किया? इस समाज को बढ़ाने का काम किसने किया? यह उदाहरण है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज विश्वास किस पर है? विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। तो निश्चित तौर पर, और देखिए, कोई कोई चुनौती नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोग तो अपनी योजना और संकल्प के साथ बढ़ते हैं और अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक भी विकास की योजना पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो चाहे चुनाव की आपने बात की, तो चुनाव को एक लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में मनाती है और उस महोत्सव में निश्चित तौर पर हर वर्ग के साथ, इसीलिए हर नेतृत्व के साथ जुड़ने का काम करती है और अपनी बात पहुंचाती है। और निश्चित तौर पर जनता का जो आशीर्वाद 2014 से हमको मिलना तो रहा है। गठबंधन तो, जो आपने गठबंधन की बात कही मानस जी, तो गठबंधन तो हमने 2014 में भी देखा, 19 में भी देखा। उसका परिणाम जनता ने दिया। उसका परिणाम यह दिया कि जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मिला। और जिस तरीके से विकास की यात्रा पहुंची है, निश्चित तौर पर जनता का विश्वास और भरोसा देश के प्रधानमंत्री, और 2024 में भी यह विश्वास जीतने का काम किया जाए। चलिए अंशु अवस्थी जी, मैं चाहता हूं कि आप ही सीधे जवाब दे दें। मानस जी, देखिए दीपक जी जो शुरू हो गए तो फिर उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि वो क्या कहते चले जा रहे हैं, क्या कहते चले जा रहे हैं। बस जो रटाया गया है, जो आज वो दिया गया होगा, शायद उसी को बोलते रहे। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का, अगर किसी भी राजनीतिक दल का अगर कोई व्यवहार देखना है किसी भी जाति विशेष के लिए, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हों, तो उनकी कार्यशैली से पता चलता है। और कार्यशैली जब आप उठाकर देखेंगे तो हमेशा ये दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में, बीजेपी के डीएनए में किस तरीके का दलितों के प्रति विरोध है, दलितों के प्रति घृणा है। ये कोई आज की बात नहीं। आज सम्मेलन किया, बहुत बड़ा फोटो लगाया। देखिए बीजेपी इवेंट करने में माहिर है। आज उनको इवेंट करने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि जो आम पिछड़े हैं, आम दलित हैं, जो गरीब लोग हैं, उनसे इनका कोई कभी वास्ता नहीं रहा। हमेशा अपने चुनाव के समय चुनावी राजनीति की और उसके बाद फिर लग गए किसके काम में, तो आप सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दलितों को लेकर कहा था। हम तो काम की बात करते हैं। दीपक सोनकर जी इस बात का जवाब दें कि जो बैकलॉग के रिक्त पद थे सरकारी विभागों में, हमेशा ये नियम हुआ करता था कि जो बैकलॉग के पद हुआ करते थे सरकार उनको छोड़ देती थी। उसके बाद फिर जब दूसरे लोग मिलते थे उनको विज्ञप्ति जारी करके भरती थी। इस सरकार ने उन बैकलॉग पदों को समाप्त कर दिया और उनको सामान्य वर्ग में ले आए। दूसरा, बहुत सारे और ऐसे प्रमाण है। हाथरस की घटना इसका जीता जागरा उदाहरण है कि एक बलात्कारी को बचाने, एक हत्यारे को बचाने में पूरी सरकार लग गई। उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो डीजीपी, उन्होंने भी कहा था कि रेप तो हुआ ही नहीं, बाद में हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई। उसके बाद पूरे देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अगर अत्याचार हो रहा है तो आज भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जाति और धर्म के साथ नाम देकर गाली दी जा रही है। तो आज बाबा साहब की फोटो लगा रहे, लेकिन इनका इतिहास भी दलितों के प्रति जो है, इनकी जो घृणा है वो दिखती है, भरा पड़ा हुआ है और आज भी यही हालत है। अब चुनाव के समय जब ये बात करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि इनके पास बताने को कुछ नहीं। हम तो ये कहते हैं कि आपने दलितों के लिए कौन से काम किए, आपने क्या काम किया कि जो कांग्रेस सरकार ने दलित एट्रोसिटी बिल 1989 लाकर उनको ताकत दी थी कि उनको इंसाफ मिल सके, आपकी सरकार ने सबसे पहले उस बिल को समाप्त किया कि नहीं किया?
उसके जब विरोध हुआ तो आप बैक हुए। तो आपकी नियत और चरित्र तो बार बार दिख रहा है, और आप हर जगह बाबा साहब को अपमानित करने का काम करते हैं। रामपुर में क्या दोष था उस नौजवान का जिसकी आपके प्रशासन ने सरकार के इशारे पर हत्या कर दी? इसलिए कि वो बाबा साहब का जो एक स्थान था, एक सार्वजनिक स्थान था, वहां पर क्या राष्ट्र के जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, त्याग किया, उनके लिए अगर वो मूर्ति लगाने की सोच रहे थे, वहां पर पार्क बनाने की सोच रहे थे, तो बीजेपी को प्रोटेक्शन देना था। बीजेपी के संरक्षण में ही ऐसा हुआ कि हत्या हुई। दूसरा, आपके नेता हमेशा इस बात को कहते रहते हैं कि अब संविधान बदलना चाहिए, अब संविधान खत्म करना चाहिए। कौन सा संविधान? वही जो सबको ताकत देता है, वही संविधान जिसकी वजह से हम आप मानसीय डिबेट में। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अगर उस संविधान को बदल दे तो उनके खिलाफ तो ना आप बोल पाएंगे ना हम बोल पाएंगे, और खिलाफ क्या, सच जो बोलना है वो नहीं बोल पाएंगे। तो ये उस संविधान को बदलना चाहते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, दलितों पर अत्याचार करने वालों का संरक्षण करते हैं। एक भी आज तक दलितों के लिए अगर सोनकर जी आपकी सरकार ने काम किया हो, पूरे केंद्र की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश में जो 7 साल हो रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए। जी दीपक जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अशोक यादव जी के पास जाऊंगा, थोड़ा सा संक्षिप्त में जवाब दीजिए। देखिए, अंशु भाई बहुत सीनियर प्रवक्ता है, मैं मानता हूं, और मगर जिस तरीके से इन्होंने मुझसे कहा कि रट करके आए हैं, मुझे लगता है जैसे गाथा इन्होंने सुनाई है प्रैक्टिकल तो इनके ऊपर ही लगता है। दूसरी बात, आपने कहा कि दलितों समाज पर कितना अत्याचार हुआ। राजस्थान में भूल गए जब गर्दन काट करके रोडों पर घुमाया गया और कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में भूल गए जब पूरे परिवार के परिवार उजाड़ दिए गए, उन बहनों के साथ अपमानित करने का काम किया गया, वो भूल गए। और आप कह रहे हो इंसानियत की बात, नियति की बात, अरे बाबा साहब जी के सम्मान की बात। बाबा साहब जी को भारत रत्न की जगह इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी भारत रत्न के लिए हो गई। दलित समाज क्या कर लिया? सरकार में रहते हुए कितने काम आपने दलित समाज से कर लिए, और इसका तो प्रैक्टिकल उदाहरण है श्रीवास्तव जी। देखिए, सारे पार्टी के प्रवक्ता बैठे, मगर दलित मानस जी ये उदाहरण है। देख लीजिए, सारी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, मगर भारतीय जनता पार्टी से मैं खुद एक दलित समाज का प्रवक्ता बैठा। यह भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है, यह भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण देने का काम किया है। ये ऐसे प्रैक्टिकल चलेंगे नहीं। और आपको बात करके अपने कितना अपमानित आपने समाज को किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश की घटनाएं हो, राजस्थान की घटनाएं हो, देश के अंदर बड़े बड़े ऐसे जैसे जिसके साथ आप दल में जुड़े रहते हैं, ऐसे लोगों ने कितना बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। तो आज वही समाज एकजुट हुआ है, वो तय कर चुका है जो प्रशासन के साथ है, जो हमारे महापुरुषों के साथ है, जो योजनाओं के साथ है, जो संकल्प के साथ है मानस जी, उसके साथ ही लोग और पब्लिक और जनता है। चलिए अशोक यादव जी, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एनडीए लगातार एकजुटता के साथ आपको खड़ा हुआ भी नजर आ रहा है और अपनी रणनीति पर काम भी कर रहा है। आप देख रहे हैं कि बीते लंबे समय से दलित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा एनडीए के खाते में चला जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि जो गैर जाटव है। जो एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है, या मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर इंडिया गठबंधन के साथ दलित बिरादरी के जो अनुसूचित वर्ग के जो लोग हैं, वो क्यों और किस लिए आएंगे आपके साथ, जबकि मायावती अभी भी उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वो शायद तीसरा एंगल उनका भी बना हुआ है कि मुकाबला उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय होने जा रहा है, और बहुजन समाज पार्टी उसमें दलित वोट बैंक के बंटवारे में एक बड़ी अहम भूमिका निभाने जा रही है। देखिए मानस जी, जो जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, वो समाज के पास विकल्प क्या है? उस समाज के पास सिर्फ इंडिया अलायंस ही विकल्प है, जो उनके हक और हकूक की, उनके आरक्षण की, उनके अधिकारों की रक्षा कर सकता है। अशोक जी, एक विकल्प बीजेपी है और दूसरा खुद बीएसपी है। मैं बता रहा हूं, जी जी। तो जो दो विकल्प का नाम आपने लिया मानस जी, पहला विकल्प आपने बीजेपी का लिया, तो बीजेपी का विकल्प आपने किस आधार पर लिया मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि यही बीजेपी जो आज बाबा साहब की फोटो लगा रही बड़ा बड़ा, वही बीजेपी के लोग बाबा साहब के, भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की प्रतियां भी जलाए। आज जब चुनाव आ गया सर पे, तो बाबा साहब के प्रति इनका प्रेम परिलक्षित हो रहा है। तो ये देखिए, ये इनका चुनावी दलित प्रेम है, चुनावी पिछड़ा प्रेम है, चुनावी मतलब
चौहान प्रेम है, दारा सिंह चौहान को देख लीजिए, चुनावी राजभर प्रेम है, ओम प्रकाश राजभर देख लीजिए, ये जो भी आपको प्रेम दिख रहा है ना, चाहे मध्य प्रदेश में चुनावी मोहन प्रेम आप देख लीजिए, ये सारा प्रेम जो है ना मानस जी, ये सब चुनावी प्रेम है। और चुनाव के बाद ये प्रेम कहां तक रह जाता है, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो देखिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हम बहुत बड़े मतलब दलित के मतलब हक और हकूक की रक्षा करने के लिए आगे रहते हैं, उनके अधिकारों के लिए हम हमेशा संघर्षरत रहते हैं, लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो बिल्कुल इसके ठीक विपरीत मिलेगी। आप भी, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कई चीजें, उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे आज अगर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में, क्या उसमें दलित नहीं है क्या? उसमें पिछड़े नहीं हैं, उसमें अति पिछड़े नहीं हैं, उसमें आदिवासी नहीं है, उसमें वो सारे वर्ग हैं जिनके प्रेम की बात भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। लेकिन आज के 3 साल 4 साल पहले जब उनके अधिकारों के लिए, जब उनके आरक्षण के लिए, जब उनको नौकरी मिलने की बात हो रही थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी उनके नौकरी को छीन करके किसको दिया? दूसरे समाज के लोगों को देने का काम किया। तब उनका दलित प्रेम, पिछड़ा प्रेम और अति पिछड़ा प्रेम ये कहां गया था? आप ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी मानस जी स्टैचू पॉलिटिक्स करती है, और स्टैचू के तौर पे अगर देखा जाए तो ये स्टैचू लाती है दलित समाज से, पिछड़े समाज से, और जब स्टैचू को खड़ा करती है मार्केट में तो उसमें सॉफ्टवेयर अपना इम्प्लांट कर देती है। वही स्टैचू जब दूसरी साइड में रहता है तो दूसरी बात करेगा। वही स्टैचू जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाता है तो उनका सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो लगता है व्यवहार करने, और इसका जीता जागता उदाहरण ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तो अभी तक वो कहते थे कि किस तरह बांदा विश्वविद्यालय में और गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्तियों में खास जात के लोगों का वर्चस्व है। अब खास जात के लोगों का वर्चस्व नहीं, खास जात के लोगों की ही नियुक्तियां की गई हैं। जो हमारे यहाँ वाइस चांसलर्स की नियुक्तियां की गई, वो किस वर्ग के लोगों की नियुक्तियां की गई, पूरा समाज इस बात को जानता है। उसमें कितने दलित थे, कितने पिछड़े थे, कितने आदिवासी थे। तो ये सारे सवाल मुंह बाए खड़े हैं मानस जी, और ये सारे सवाल इसी तरफ इशारा करते हैं कि इनका बस चुनाव में दलित प्रेम है, और चुनाव जहां खत्म होगा इनका असली रूप वही आएगा, रूप आपको जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक का पीए शराब पी के आदिवासी समाज के बच्चे के ऊपर पेशाब कर रहा था। इनका चुनाव बाद हाथरस वाला जो चेहरा है, वो चेहरा चुनाव बाद आपको देखने को मिलेगा। चुनाव बाद आपको 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती वाला चेहरा देखने को मिलेगा। तो ये सारे चेहरे इनके चुनाव के पहले बड़े मीठे हो जाते हैं, और चुनाव के बाद इनके चेहरे हकीकत के देखिए होता क्या, मूर्ति जब सामने देखते बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा पीछे जाके देखिए तब उसकी हकीकत समझ में आती है कि क्या उसमें मटेरियल लगा, कैसे बनी है। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। आज सिर्फ ये सजावट कर रही है दलित समाज को फांसने के लिए, पिछड़े समाज को फांसने के लिए, ओबीसी समाज को, एमबीसी समाज को, सारे समाज के लोगों को फांसने के लिए। लेकिन ये इसका हकीकत पिछड़ा समाज भी जान रहा है, दलित समाज भी जान रहा है, अल्पसंख्यक समाज भी जान रहा है, सभी लोग जान रहे हैं। ये ट्रैप है एक, और इलेक्शन ट्रैप, ये जो गारंटी 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 चिल्लाते हैं ना, ये सिर्फ जुमला 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 इनका है। जब जब ये मोदी गारंटी की बात करते हैं तब तब लोगों के दिमाग में लगता है मोदी जुमला, मोदी जुमला। तो ये सारी चीजें है। आपने कहा, मैंने चलिए, एक बार जो है व्यक्ति जो है उसको आप मूर्ख बना सकते हैं। अरे 4 बार का 4 बार से बीजेपी फांसती चली आ रही है। अरे आप देखिए ना, 2014 के बाद 2017 आया, 2017 के बाद 19 आया, फिर 22 आया। लगातार अगर 4-4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और दलित वर्ग के लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि वो बीजेपी मूर्ख बना करके उनको अपने पाले में ले रही है, वो डेकोरेशन कर रही है? अरे कुछ कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है, तभी तो साथ में जा रहे हैं, वरना क्यों जाएंगे? माने जी, आपको एक सर्वे में बता दूं, वो सर्वे ये है कि जहां जहां पर बीएसपी ने कैंडिडेट्स नहीं उतारे हैं, वहां वहां पर दलित मतदाता मुखर रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है। आप इसको सर्वे को आप जांच परख लीजिए, ये ऑथेंटिक सर्वे में बता रहा हूं। जहां जहां उसको विकल्प मिला है एनडीए वर्सेस इंडिया को, उसने, उस दलित समाज ने इंडिया को चुना। इसका घोसी की एक एग्जांपल देख लीजिए आप। घोसी में आप अगर देखेंगे मतलब एग्जांपल, तो एकदम सेट बैठेगा इसका। चलिए ठीक है, मैं दीपक भाई अभी आता हूं आपके पास, क्योंकि 2 लोग आपके विरुद्ध हैं, इसलिए जवाब का मौका भी आपको ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन करमवीर आजाद जी चूंकि काफी समय से वेट कर रहे हैं। करमवीर जी, ये माना जाए कि बसपा जो है वो बीजेपी का ही समर्थन करेगी, बैकडोर से ही सही है, बी टीम बन करके ही, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से वोटिंग हुई उसके बाद तो स्थिति स्पष्ट है, कुछ कहने के लिए बचा तो है नहीं अब।
कि अभी भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मानस भाई, अब बसपा क्या करेगी क्या नहीं करेगी, बी टीम बन के काम करेगी या सी टीम, डी टीम, ई टीम, अब कौन सी टीम बन करके बीजेपी के लिए बीएसपी काम करेगी। लेकिन मैं बार बार कई बार जब ऐसे सवालों पे एक ही जवाब रहता है कि अगर बी टीम होती तो 13.5% का जो वोट बैंक आज भी बीएसपी के पास है, और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं अन्य राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी के पास वोट बैंक है। अब रही बात कि अभी हमारे दीपक भाई एक बहुत बड़ी बात कर रहे थे कि दलित हित में भारतीय जनता पार्टी जो ये आगरा में जो महासम्मेलन कर रही है, तो अभी अशोक भाई ने एक बात कही, उसका थोड़ा सा विस्तार रूप में बताना चाहता हूँ। कई बार मैं कह चुका हूँ कि हमारे समाज क्या संपूर्ण समाज में 3 तरीके गुलाम होते हैं, केकड़ा गुलाम, तीतर गुलाम, तोता गुलाम। तो जो केकड़ा गुलाम की वो होती है, वो क्या होता है, उनका एक नेचर होता है कि किसी बड़े बर्तन में अगर रख दिया जाए और एक केकड़ा उस बर्तन से बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग में टांग फंसा करके उसको जाने नहीं देगा। तो मूल सार मेरा ये है कि आज दलित समाज का जो हालात स्थिति है, और दीपक भाई ने कहा कि पूरा मतलब उन्होंने विश्लेषण भी किया राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान का उसका भी मैं भी विरोध करता हूँ, लेकिन बांदा के उस दलित परिवार ने, मैं दीपक भाई से पूछना चाहता हूँ, इसी राम राज्य की सरकार की बात कर रहा हूँ, इसी राम राज्य सरकार में एक बांदा में एक दलित परिवार केवल हैंड पंप छू लिया, हैंड पंप, इसी राम राज्य की सरकार में हैंड पंप छूने पे उसके पिताजी को इतना मारा कि पूरा परिवार घर छोड़ करके भागा। तो यही राम राज्य की सरकार है, और यही आपका चाल चरित्र चेहरा, जिस चाल चरित्र चेहरे पर आप दलितों को लुभाने की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से दलित प्रेम दिखा रहे, कितनी जनरल सीट पर ये दलित चेहरे को उतार करके जनरल कैटेगरी में बना करके चुनाव लड़ाएंगे? बता दें दीपक जी कि जनरल सीट से कि हम इस दलित को लड़ाएंगे। अरे क्या मतलब है, आप जो है एक दलित चेहरे को राष्ट्रपति बनाया, और राष्ट्रपति भारत देश का प्रथम नागरिक होता है, उसको आप दावा करते हैं कि मैंने एक दलित चेहरे को राष्ट्रपति बनाया, एक एसटी को राष्ट्रपति बनाया, तो आप दावा करते हैं कि मैंने एक एसटी बिरादरी को राष्ट्रपति बनाया। मतलब वो राष्ट्रपति नहीं होकर के वो एसटी वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जात है, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं मानस भाई, क्या अपेक्षा कर सकते हैं? रही बात इनके अंदर कहीं पे, चाहे एट्रोसिटी एक्ट की बात हो, चाहे सर्विस की बात हो, हम बार बार यही बात कहते हैं कि जब सरकारी मशीनरी पूरी तरह से कारपोरेट के हाथों बेच दी जाएगी तो आरक्षण बचेगा ही नहीं। जब आरक्षण बचेगा ही नहीं तो हम क्या कर लेंगे, ये बताइए कि हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे? तो हम वही जीवन जीने पे मजबूर है, उसी तरह जीने पे मजबूर है, फिर वही जातिगत हमारे कार्य हमें विभाजित थे वही करने पड़ेंगे। हम चमड़ा पी लेंगे और कोई दूसरा आएगा सब्जी बेचेगा, दूसरा आएगा फिर वो करेगा। तो जो पद्धति आपकी जो मनुष्य स्मृति को स्थापित करने की, दीपक जी मैं आप 2 मिनट सुन लीजिएगा, स्थापित करने की जो रणनीति चल रही है आपकी, वो तो उस एजेंडे में तो आप कामयाब हो रहे हैं ना। आप कहाँ अधिकार दे रहे हैं भाई सबको? जवाब लेते फिर अंशु जी के पास चलेंगे। रणबीर जी भाई साहब ने, मुझे लगता है जिस तरीके से आज जो समाज बदल रहा है
और आज जो समाज बढ़ करके एक साथ आ रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए और कैसे आज जो बदलाव दिख रहा है वो किस लिए हो रहा है और आज समाज क्यों उनके साथ जा रहा है और आज समाज कैसे उस नेतृत्व के लिए बढ़ रहा है। अभी मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा। अशोक भाई आरक्षण की बात कर रहे थे। अशोक भाई से पूछिए जरा एक बार कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर किसने रोक लगाई। और अब मैं आ रहा हूं करमवीर जी भाई साहब की बात पर। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से बांदा की घटना थी, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी घटना हुई उस पर कार्रवाई करने का काम किया गया, जो अपराधी है जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने का काम किया। मगर मुझे भी याद है जब 2015 के अंदर तो दलित किसानों को एक ब्लॉक प्रमुख ने जाति सूचक कहने के बावजूद भी उसको ट्रैक्टर से कुचल करके हत्या कर दी गई। कोई मुकदमा, कोई एफआईआर, कोई कुछ नहीं हुई। किस तरीके से दलित समाज का अपमानित करके उस मुजफ्फरनगर के दंगे में जिस तरीके से पूरे पूरे समाज की बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की गई, व्यवहारिकता की गई और जिस तरीके से उनको घर से बेघर करने का काम किया। उन मुजफ्फरनगर के दंगइयों मुख्यमंत्री आवास के अंदर बैठा करके चाय और नाश्ता दावतें चल रही थी। तो किसने विरोध किया। और बात कर रहे थे मूर्ति और स्टैचू की हमारे अशोक भाई। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही लखनऊ के अंदर बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाने का काम किया गया, बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाने का काम किया। और बाबा साहब भारतीय जनता पार्टी के आराध्य आज से नहीं है, पुरातन से। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी उनके कार्यक्रमों को सम्मिलित करने का काम किया गया है। और आज सही है, इस बहुत शानदार। और उस वो झूठ समाज को बोलता है बड़े एतबार से, लोगों ने समझा है। ठीक न और उस करता समाज में देखिए अंशु भाई कौन कहां से आया है ये तो पता ही चल रहा है और क्या परिणाम दे रही है जनता वो भी पता चल रहा है। और कौन क्या बता रहा है वो जनता उसका जवाब दे रही है। और जिस जनता को आप मूर्ख बताते हो ना वही जनता आपको जवाब दे रही है। अंशु अंशु अवस्थी जी, अंशु जी का लग रहा नेटवर्क। जी जी, नहीं हमारा नेटवर्क ठीक है, छोड़ के बीजेपी का नेटवर्क जाने वाला है। देखिए मानस जी, नेटवर्क तो है अंशु भाई, नेटवर्क आता जा रहा है। मैं जो है प्रदेश से मैंने देश के नेटवर्क गोल है। हैया ही नहीं नेटवर्क का ही, हैया ही नहीं। 2 सीटें हो जाएंगी, नेटवर्क खत्म है। देखिए क्या करेंगे भाई, सरकार के साथ चलना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार थी, गांव गांव बीएसएनएल पहुंच गया था, जियो फाइबर पड़ गया है। अब तो पहले बीएसएनएल का फाइबर डाला गया था, लैंडलाइन फोन लग गए थे, सरकारी व्यवस्था थी। लेकिन इनका फोकस प्राइवेट पे है, तो हम भी जियो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करें, आप अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि बीएसएनएल तो खत्म ही कर दिया। खैर देखिए, दीपक जी व्यक्तिगत बहुत अच्छी बात रखते हैं, लेकिन हमने जब पार्टी की बात की कि भाई आप बताइए कि हर बार भाजपा क्यों दलितों को अपमानित करती है, आपने बैकलॉग पद क्यों समाप्त किए, और आप जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसका किसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत तो उन्हीं लोगों को है जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो गरीब हैं, वो चाहे दलित हो या गरीब कोई भी हो। लेकिन आप प्राइवेटाइजेशन करके सबसे बड़ा नुकसान किसका कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का कर रहे हैं। आप उस पर नहीं बताते हैं, बैकलॉग समाप्त किया उस पर बात नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि आप देश की राष्ट्रपति आदिवासी बनी, उससे पहले दलित भी बने, महामहिम जो हमारे उत्तर प्रदेश से आते थे, तो आपने बनाया, ठीक है। लेकिन जब देश की सर्वोच्च संस्था जो लोकतंत्र का मंदिर है संसद, उसके इनाग्रेट में आपने नहीं बुलाया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का फोटो कमजोर हो जाता अगर राष्ट्रपति आते, क्योंकि राष्ट्रपति भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से प्रोटोकॉल में बड़े हैं। आपने भगवान राम के मंदिर में प्रधानमंत्री जी पहुंचे, पूरी भाजपा पहुंची, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित थे। तो भगवान राम ने तो कभी भेदभाव नहीं किया, और आप रामराज की बात करते हैं। तो ये सारी भाई जो आपने आपकी किया बाबा साहब को भारत रत्न देने में, बस आपने मैं क्यों 10 भेदभाव सेकंड में किया, खत्म कर रहा हूँ, फिर आप बता दीजिएगा। 10 सेकंड में भेदभाव खत्म। किया अंशु भाई। और दूसरा देखिए, भाजपा उस समय तो थी नहीं, आरएसएस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब मुंबई से चुनाव लड़े, महाराष्ट्र से जब वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे, तो संघ पूरी ताकत लगाता था कि कैसे उनको हराया जाए, कैसे कमजोर किया जाए। और आज इनकी लड़ाई दरअसल जो है बाबा साहब की जो सोच है उसी से है, जो संविधान बदलने की बार बार बात कर रहे हैं।
कोई भी आवाज उठाता है उसके घर ईडी इनकम टैक्स भेजते हैं, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, लूटते हैं उसे। तो ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये संविधान को ही तो आप तोड़ मरोड़ रहे हैं, और संविधान को सीधे भी आप कहते हैं कि हम बदल देंगे। तो जब आपके मन में किसी भी सोच के प्रति प्रेम नहीं है, इस देश का जो डीएनए है आपस में मिलजुल कर रहने का, उसके प्रति प्रेम नहीं है, तो आप दलितों से क्या प्रेम करेंगे? आप बाबा साहब की फोटो रख लिए, ठीक है, लेकिन उनके विचारों को तो नहीं मानते ना, उनके विचारों पर आप चलने की बात नहीं करते। हम इसीलिए कह रहे हैं कि जब आपसे पूछा जा रहा है आप उस पर, आप कांग्रेस पे प्रत्यारोपण करिए, ठीक है, लेकिन बीजेपी की क्या उपलब्धि है? देखिए, हम पर आरोप लगा सकते हैं इसलिए कि हम आप एक दूसरे के विपरीत हैं, विचारधारा विपरीत है, आप आरोप लगाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि एससी एसटी कानून को भाजपा क्यों समाप्त करना चाहती थी? आखिर उसके पीछे क्या सोच थी? वो सोच की हम बात कर रहे हैं कि ये सोच दलित विरोधी सोच है। इस सोच में कहीं पर दलितों, शोषितों, पीड़ितों, महिलाओं के लिए सम्मान की जगह नहीं। हम बार बार ये बात कर रहे हैं, दीपक सोनकर जी व्यक्तिगत कुछ भी कहें, लेकिन इनकी पार्टी वो नहीं सोचती जो ये सोचते हैं। चलिए, अशोक यादव जी, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, और ये समझने की कोशिश भी करनी चाहिए आप लोगों को, इंडिया गठबंधन को। मुझे ऐसा लगता है कि जो मायावती की जो भूमिका होने वाली है आने वाले चुनाव में, जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही है, जितनी चुनौती आपको बीजेपी की तरफ से मिलेगी उससे कम बड़ी चुनौती बसपा की तरफ से नहीं होगी। देखिए मानस जी, अब चुनाव में चुनौती तो होती ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चुनौती कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सब चुनौती का सामना हम लोग मिलकर करेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और इन्होंने कई बातें बोली कि मूर्ति तोड़ा गया और क्या क्या बातें। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में जो झूठ की सप्लाई होती है और टॉप लीडरशिप से गिरते गिरते बिल्कुल लोअर लेवल तक आती है, तो जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ इनके यहाँ बोला जाता है। आप बताएं कि कौन सी मूर्ति समाजवादी सरकार में तोड़ी गई थी? ये सब सारी बातें आप लोग झूठ बोल करके, देखिए दीपक भाई झूठ बोल करके नफरत मत फैलाइए समाज में। कम से कम मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, देखिए झूठ बोल के नफरत मत फैलाइए समाज में। हाँ, ये बात बताइए, आप ये बात बिल्कुल मजबूती से बताइए कि हाथरस में जो दलित समाज के साथ आप लोगों ने किया, आपके अधिकारियों ने किया, आपके कर्मचारियों ने किया, वो चीज किसी से छुपा नहीं है। जो आपने अभी अंशु भाई ने बताया मुरादाबाद में कि जिस तरह से एक दलित समाज के युवक के आपकी पुलिस ने मारा, सिर्फ अंबेडकर जी के जो वहां पे बोर्ड लगा दिया था उसी वजह से मारा गया ना। तो ये सारी चीजें तो आज की डेट में परिलक्षित हो रही, सब लोग देख रहे हैं, मीडिया की चर्चा है ये। तो आज आप इतना, मतलब इनके पास डेयरिंग, मतलब कलेजा बहुत बड़ा होता है इनके पास, डरते नहीं किसी से भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज देखिए इतना उत्पीड़न करने के बाद कितनी बेशर्मी से ये जाके बाबा साहब को फोटो लगा के वोट भी मांग रहे हैं दलित समाज से। तो ये सारी चीजें अभी हमारे जो है दलित चिंतक भाई साहब बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं कि किस तरह से आरक्षण को खत्म करने के लिए इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो देखिए सुन लीजिए, आप उतावले हो गए, आप उतावले हो गए, तो आप लोग यही चाहते हैं दीपक भाई कि जो दलित समाज है वो अपने मूल काम में लौट जाए, जो पिछड़ा समाज है वो अपने मूल काम में लौट जाए, और इस देश में राजपाट कौन करे? आरएसएस करे, आरएसएस का मुखौटा भारतीय जनता पार्टी करे। ये तो इस देश का तय करेगा कि वो किसके साथ है, किसकी तरफ जाएगा। निश्चित तौर पर जब चुनाव आएगा सबको वोट देने का अधिकार होगा, उसको अनुसूचित वर्ग तय हो जाएगा कि किसकी नीतियां उसको ज्यादा समझ में आ रही। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अंशु अवस्थी जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और अशोक यादव जी, करमवीर आजाद जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे अनुसूचित वर्ग पर सभी सियासी दलों की अपनी दावेदारी की। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बीते एक दशक में दलित वोट बैंक में गैर जाटो जो वोट है उस पर उसका एक तरीके से वर्चस्व कायम होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि बीते 4 चुनाव में, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नींव को, उसकी जड़ को कोई हिला नहीं पा रहा है। लेकिन इस बार यह समझना होगा कि एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें खास तौर से अनुसूचित वर्ग के वोट बैंक को लेकर के मायावती एक बड़ी दावेदार है। अब देखना समझना यह होगा कि मायावती इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाती है या बीजेपी को फायदा। चलिए इस चर्चा को ही विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।